इस वीडियो में हम सीएजी, एजीआई, सीबीआई और एनआईए इनकी स्वायत्तता और सीमाओं को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीएजी से। सीएजी यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है। सीएजी राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखते हैं। उसके उपरांत लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व कैग की लेखा रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। सीएजी के पास यह अधिकार होता है कि वो खर्चों की लेखा परीक्षा में प्राप्तियों, भंडारों और स्टॉक की लेखा परीक्षा कर सकते हैं। हालांकि प्राप्तियों, भंडारों और स्टॉक की तुलना में खर्चों की लेखा परीक्षा में सीएजी को अधिक स्वतंत्रता होती है। खर्च के संबंध में सीएजी स्वयं लेखा परीक्षा के विषय क्षेत्र को निश्चित करता है तथा स्वयं अपनी लेखा परीक्षा संहिताओं तथा नियमावलियों की रचना करता है। अब यहाँ पर हमें यह भी जान लेना चाहिए कि सीएजी की भूमिका की कुछ सीमाएं भी हैं। सीएजी का भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। सीएजी की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में है। इसके अलावा गुप्त सेवाओं द्वारा किए गए खर्चे की लेखा परीक्षा पर भी कैग की भूमिका पर सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इस संबंध में सीएजी एजेंसियों द्वारा दिए गए व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता, परंतु समक्ष प्रशासनिक प्राधिकारी के प्रमाण पत्र को ही उसे स्वीकार करना होता है कि व्यय इस प्राधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो ये बात हो गई सीएजी की। अब हम एजीआई को देखेंगे। एजीआई यानी भारत के महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। राष्ट्रपति किसी भी विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने का कार्य एजीआई को सौंप सकते हैं, और ऐसा कोई भी विधि संबंधी विषय जो एजीआई को राष्ट्रपति ने सौंपा है उस पर उन्हें भारत सरकार को सलाह देनी होती है। इसके अलावा विधिक स्वरूप से भी ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन उन्हें करना होता है जो राष्ट्रपति उन्हें सौंपते हैं, और ऐसा करते हुए भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी यानी एजीआई को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। अब प्रश्न ये है कि क्या महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील है? तो इसका उत्तर है नहीं। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। एजीआई सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, और क्योंकि एजीआई सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसीलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से भी नहीं रोका जा सकता। एजीआई की निजी विधिक कार्यवाही और उसके कर्तव्यों के तहत किसी तरह का कोई संघर्ष या जटिलता न रहे, इसीलिए एजीआई की कुछ सीमाएं तय की गई हैं। पहली सीमा यह है कि वो भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता, और दूसरी सीमा यह है कि जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो भारत सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निर्देशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। तो अभी हमने एजीआई के बारे में चर्चा की। अब हम एनआईए और सीबीआई को एक साथ देखेंगे। सीबीआई और एनआईए ये दोनों अनुसंधान एजेंसीज हैं। सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है, जबकि एनआईए यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण देश की केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। एनआईए और सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले विषयों की प्रकृति में काफ़ी अंतर है। इस अंतर को हम कुछ ही देर में समझेंगे। सीबीआई को 1963 में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संतानाम आयोग ने की थी। सीबीआई को उसकी शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है, और एनआईए की स्थापना 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई।
एनआईए की स्थापना मुंबई में 2008 के आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में की गई थी। एनआईए किसी भी ऐसी जांच के लिए अधिकृत है जिसमें बम विस्फोट, परमाणु संयंत्रों पर हमला या नरसंहार के शस्त्रों का उपयोग शामिल है। 2019 में एनआईए का अधिकार क्षेत्र और ज़्यादा विस्तृत कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अब एनआईए मानव तस्करी, नकली मुद्रा अथवा साइबर आतंकवाद की भी जांच कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कि सीबीआई किस तरह के विषयों की जांच कर सकती है। सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा गंभीर एवं संगठित अपराध जो आतंकवाद से जुड़े नहीं हैं, उनसे जुड़े मामलों का अनुसंधान कर सकती है। इसके अलावा सीबीआई राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामले का भी अनुसंधान करती है और सार्वजनिक महत्व के मामलों को भी अनुसंधान के लिए अपने हाथ में ले सकती है। परंतु सीबीआई के कार्यक्षेत्र की कुछ सीमाएं तय की गई हैं। जैसे सीबीआई जब भी आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करती है, तो इस तरह का अनुसंधान वो उस विभाग की अनुमति के बिना नहीं कर सकती। इसके अलावा किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर ही सीबीआई किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए अपने हाथ में ले सकती है। तो हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में हमने सीएजी, एजीआई, सीबीआई और एनआईए की स्वायत्तता और उनकी सीमाओं को समझा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।